हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वो क्विकली कंफर्म कर देंगे। यस, कम ऑन, क्विकली कर दीजिए कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के एग्जाम के लिए। लास्ट मिनट के रिवीजन के तौर के ऊपर हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो पूछे जा सकते हैं और ये सारे के सारे बेस्ड हैं IIBF बुक के ऊपर। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ द टर्मिनेशन अंडर ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बैंकर कस्टमर का रिलेशन जो टर्मिनेट होता है उसमें एक है वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण। हमने आंसर यहाँ पे देना है ऑपरेशन ऑफ लॉ का जो टर्मिनेशन है इनमें से किस सिचुएशन में आता है। डेथ ऑफ कस्टमर की सिचुएशन में, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी की केस में, या रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर के केस में। तो टर्मिनेशन ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण किस में आता है? तो ये 3 सिचुएशन का आंसर आपने प्रोवाइड करना है। यस, कौन सा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए? So what will be the answer for this question number 47? So here the answer will be, so death of customer, yes. Liquidation of a company, yes. Receipt of garnish order, क्या बनता है? Yes. In all the cases it becomes, so तीनों ही केसेस के अंदर ये बन जाता है, चाहे वो डेथ ऑफ कस्टमर है, चाहे वो लिक्विडेशन है, चाहे वो रिसीट ऑफ गार्निशी ऑर्डर है। तो इसके कारण जो टर्मिनेशन होता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ कैटेगरी में आता है। Which of the following stopped its operations with effect on 1st April 2019? तो इनमें से किसने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है, अपने ऑपरेशंस को, बिकॉज उसका वो वाला फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? बैंकिंग ओम्बड्समैन की, या इंटरनल बैंक ओम्बड्समैन की, या BCSBI, या डेफ डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, या BCSBI। तो इनमें से कौन सा है जिसने अपनी ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया है? सो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है BCBSI का फुल फॉर्म। DEF का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो कौन सी संस्था इनमें बंद हो गई विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट? क्योंकि उसके फंक्शंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट BCSBI। In the right of set off, if right of set off is to be used against a deposit in the name of a guarantor, what condition should be complied with first? अगर किसी लोन अकाउंट में गारंटर है, उसके डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर हम सेट ऑफ के राइट को यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें किस कंडीशन को कंप्लाई करना होगा? सो व्हाट कंडीशन शुड बी कंप्लाइड विद? तो चलिए इसकी जो कंडीशन है वो है गारंटर को पहले हमें लायबल बनाना होगा, और गारंटर को लायबल बनाने के लिए हम रिकॉल नोटिस इशू करते हैं। तो दिस लोन विल बी रिकॉल्ड फ्रॉम द गारंटर। और लोन हम कब रिकॉल करते हैं? व्हेन बोरर डिफॉल्ट्स। तो बोरर के डिफॉल्ट के बाद हम गारंटर से ये पैसा मांगते हैं, तो गारंटर उसके लिए लायबल बन जाता है। ओनली देन दिस राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी यूज्ड। Banks are required to maintain complaint book according to format prescribed by whom, with perforated copies in each set may be kept so as to provide an acknowledgement to the customer and intimation to controlling office। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसने प्रेस्क्राइब किया हुआ है? IBA का है, RBI का है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है?
तो जितनी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं उनकी एक कंप्लेंट बुक हमने मेंटेन करनी है और उसके लिए एक फॉर्मेट है प्रेस्क्राइब किया इनमें से किसी एक एजेंसी के द्वारा और वो परफोरेटेड कॉपीज होती हैं ईच सेट के अंदर। तो उस फॉर्मेट को किसने प्रेस्क्राइब किया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने? तो हु हैज प्रेस्क्राइब्ड दैट? किसने उसको डिजाइन करके दिया है? यस, क्या आंसर आपका बनता है? सो व्हाट इज योर आंसर? तो इसको प्रेस्क्राइब किया हुआ है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने, IBA ने। कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस should be resolved and the liability of the customer, if any, established within the timeline specified in the bank's board approved policy, but this timeline cannot be more than this from the date of receipt of the complaint and customer should be compensated according to RBI guidelines. So अगर कस्टमर का कंप्लेंट है अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लेकर के तो उसका रेजोल्यूशन किया जाना है और कस्टमर की लायबिलिटी को फिक्स किया जाना है। अगर कोई उसकी लायबिलिटी बनती है तो उसके लिए हर बैंक की जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसमें एक टाइमलाइन लिखी होती है। वो टाइमलाइन कितनी है और उस टाइमलाइन को अगर फॉलो नहीं किया जाए तो हमें कस्टमर को कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है आरबीआई की डायरेक्शन के मुताबिक। हमने बतानी है वो टाइमलाइन क्या है, यानी वो मैक्सिमम पीरियड क्या है। सो दैट मैक्सिमम पीरियड इज 90 डेज, 90 दिन वो ज्यादा से ज्यादा पीरियड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन मर्ज्ड इन इंटेग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम? इंटेग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की स्कीम है। इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को, एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम को, ओम्बड्समैन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन स्कीम को या सभी को मर्ज किया गया। तो आपको बताना है ये आंसर, इनमें से किन स्कीम्स को इसमें मर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52। सो उन स्कीमों का नाम क्या है? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन स्कीम या सारी की सारी। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? तो इसके अंदर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन स्कीम की कोई स्कीम नहीं थी। तो स्कीम वाज एक्चुअली डिजिटल ट्रांजैक्शन स्कीम ओम्बड्समैन। तो इसमें इस वर्ड ने हमें गड़बड़ करवा दिया, तो इट इज ए एंड बी। और अगर यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन होता तो वो भी इसके अंदर मर्ज हुई, यानी टोटल 3 स्कीमें मर्ज हुई जिसमें ए एंड बी है प्लस ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन स्कीम है। बेनिफिशियल ओनर in case of a company is a person holding more than how much of capital? तो कंपनी के केस में हम किसको कहेंगे बेनिफिशियल ओनर? जिसके पास कंपनी की कैपिटल का किससे ज्यादा शेयर होल्ड किया हुआ हो। तो यहाँ पे हमने वो परसेंटेज बतानी है। सो कितने परसेंट है वो इन केस ऑफ ए कंपनी? सो कंपनी के केस में एट प्रेजेंट इट इज 10% अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस। ओल्ड गाइडलाइंस के मुताबिक इट वाज 25%। तो इसी तरह से ही पार्टनरशिप के केस में जो 15 थी, ट्रस्ट के केस में जो 15 थी, तो वो भी अब 10% हो गई हैं, यानी ये सारी की सारी अब 10% हो गई हैं। What is name of RBI's portal for filing complaints under Integrated Ombudsman Scheme 2021? आरबीआई की जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसमें जो कंप्लेंट्स फाइल होनी है उस पोर्टल का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दैट पोर्टल? फ्रेंड, उस पोर्टल का नाम है cms.rbi.org.in। तो ये उस पोर्टल का नाम है जहां पे ये कंप्लेंट्स फाइल हो सकती हैं। विच बैंक गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो यहाँ पे सेक्शन का ध्यान रखना है। सेक्शन 131A NI एक्ट, इनमें से किस बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है? पेइंग बैंक को, ड्रॉई बैंक को,
कलेक्टिंग बैंक को या रीइम्बर्सिंग बैंक को। तो हमने बताना है प्रोटेक्शन इनमें से किस बैंक को मिलती है, यानी सेक्शन 131 प्रोटेक्शन में इनके साथ किस बैंक से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 55। So what is the answer to question number 55? तो सेक्शन 131A, यस, क्या आंसर बनता है? क्विकली कोशिश करें आंसर देने की। सो ये प्रोटेक्शन रिलेट करती है डिमांड ड्राफ्ट के कलेक्शन को लेकर के, चेक के कलेक्शन को लेकर के सेक्शन 131 है। डिमांड ड्राफ्ट से साथ रिलेटेड है सेक्शन 131, और ये कलेक्शन ऑफ चेक के लिए है, और कलेक्शन ऑफ चेक के लिए अगर है तो ये प्रोटेक्शन मिलेगी कलेक्टिंग बैंक को, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कलेक्टिंग बैंक। अंडर इंटेग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ए कंप्लेंट इज डीम्ड टू बी रिजॉल्व्ड व्हेन। इंटेग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में एक कंप्लेंट को माना जाएगा कि वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो ये तीन उसमें सिचुएशन दे रखी हैं। इट हैज़ बीन सेटल्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटी विद द कंप्लेनेंट, complainant has agreed resolution of the grievance is satisfactory, regulated entity has rejected the complaint। तो किस केस में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व माना जाएगा? ये तीनों ऑप्शन को केयरफुली देखिए और आंसर को प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 56 कोशिश करिए कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन 56 के लिए। So what will be the answer for question number 56? It has been settled by regulated entity with the complainant। तो ये तो रिजॉल्व मान लिया जाएगा कि उसने बैंक ने सेटल कर लिया है कस्टमर के साथ मिल करके। बी, कंप्लेनेंट हैज एग्रीड फॉर रेजोल्यूशन ग्रीवांस सेटिस्फैक्ट्री, कस्टमर मान गया कि वो सेटिस्फाइड है, तो ये भी मान लिया जाएगा। रेगुलेटेड एंटिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इस केस में इसका रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा, यानी रेजोल्यूशन माना जाएगा ए और बी के केस में। सो सी में अगर कस्टमर कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेता है वॉलंटरली, तो फिर उसको रेजोल्यूशन मान लिया जाएगा। वेल फंक्शनिंग पंचायत्स कैन फंक्शन एज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बोथ या दोनों में कोई भी नहीं। अगर वेल फंक्शनिंग पंचायत्स हैं गांव के अंदर, तो वो इनमें से बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के तौर के ऊपर, बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, या दोनों के ही केसेस में, या नन। तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्वेश्चन नंबर 57। सो दे कैन फंक्शन एज, सो दे कैन फंक्शन एज बिजनेस फैसिलिटेटर्स। वो बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर फंक्शन कर सकते हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के तौर के ऊपर वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर आरबीआई गाइडलाइंस। ए टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी इशूड ओनली विदाउट प्री मैच्योरिटी कैंसलेशन। सो कौन सा वो टर्म डिपॉजिट है जिसको इशू नहीं किया जाता ओनली विदाउट प्री मैच्योरिटी कैंसलेशन? सो प्री मैच्योरिटी कैंसलेशन के बगैर उसको इशू नहीं किया जा सकता। वो इंस्ट्रूमेंट कितनी वैल्यू का होगा, यानी एफडी जो हम इशू कर सकते हैं उसमें दो तरह के हम इशू कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे पास हो सकती हैं, एक विद प्री मैच्योरिटी पेमेंट ऑप्शन, एक विदाउट प्री मैच्योरिटी पेमेंट ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे आंसर देना है विदाउट प्री मैच्योरिटी कैंसलेशन की फैसिलिटी हम देंगे, तो वो कितनी वैल्यू तक का इंस्ट्रूमेंट है? सो दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू ₹15 लाख और लेस, यानी अगर किसी एफडी की वैल्यू 15 लाख या उससे कम है तो उसमें हमें प्री मैच्योरिटी कैंसलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी ही होगी। उसको विदाउट प्री मैच्योर पेमेंट फैसिलिटी हम कैंसलेशन की फैसिलिटी के बगैर इशू नहीं कर सकते। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट आधार नंबर इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ विच पर्सन।
आधार नंबर लेना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो पर्सन किस प्रकार का पर्सन हो, जहां पे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अदरवाइज तो नॉर्मल अकाउंट ओपन करने के लिए हम एक ओवीडी लेते हैं जिसमें आधार नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की बात बतानी है। तो किन केसेस में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जब उसे आधार प्रोवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 59। सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के लिए हमारा है जहां उसने गवर्नमेंट सब्सिडी को अवेल करना है, यानी डीबीटी वाले केसेस। तो वेयर ए पर्सन वांट टू अवेल गवर्नमेंट सब्सिडी, तो उसको आधार नंबर देना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा। ए जॉइंट सेविंग अकाउंट ऑफ ए एंड बी आइदर सर्वाइवर कैन बी क्लोज्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ। एक जॉइंट आइदर सर्वाइवर अकाउंट है ए एंड बी का, उस अकाउंट को हमने क्लोज करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन किससे आनी चाहिए, एनी ऑफ देम से या बोथ ऑफ देम से। क्वेश्चन नंबर 60। ए और बी दोनों में से आपको डिसाइड करना है। बता दीजिए किस में से डिसाइड कर रहे हैं आप। तो लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो चैट बॉक्स में बता देंगे कि इनमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही बनता है, एनी ऑफ देम या बोथ ऑफ देम। फ्रेंड, अकाउंट जो क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करने का मीनिंग है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट जो किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, उसको टर्मिनेट करना है। और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए सभी पार्टीज को इन्वॉल्व होना होगा, यानी हमारा आंसर बनेगा बोथ ऑफ देम। Additional compensation up to ₹1 lakh can be awarded under Integrated Ombudsman Scheme. Integrated Ombudsman Scheme में 1 लाख रुपए तक का एडिशनल कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और इनमें से किसके कारण मिल सकता है? लॉस ऑफ टाइम हुआ जो कस्टमर का, उसके लिए, कस्टमर को जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए, कस्टमर ने जो एक्सपेंसेस इनकर किए उसके लिए। तो ये कॉम्पनसेशन एडिशनल कॉम्पनसेशन है। तो आप रीज़न बताएंगे इनमें से वो कौन सा रीजन है जिसके लिए एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61। तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए लॉस ऑफ टाइम इट इज ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड इट इज ओके, इनकन्वीनियंस नाम की कोई उसमें इशू नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ इनकन्वीनियंस इट इज द हैरासमेंट एंड मेंटल एंग्विश। तो ए एंड सी के लिए ये कॉम्पनसेशन मिलेगा, बी के लिए ऐसा नहीं है। तो इसमें बी अगर इसमें होता हैरेसमेंट एंड मेंटल एंग्विश, तो फिर बी के लिए भी ये कॉम्पनसेशन मिल जाता। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड बाय कंप्लेनेंट अंडर इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, कंप्लेंट कैन बी मेड विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट। अगर कंप्लेनेंट को कोई रिप्लाई नहीं मिलता अंडर इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, तो कब से, कंप्लेंट जब उसने की थी उस डेट से, तो फिर वो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकता है। तो अगर कंप्लेनेंट को कोई रिप्लाई नहीं आया बैंक से या एनबीएफसी से या पेमेंट सिस्टम से, तो वो ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कितने पीरियड के बाद कर सकता है? फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट, 13 मंथ्स के बाद, 12 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद। तो कंप्लेंट लॉन्च करने का पीरियड क्या है ओम्बड्समैन को? डेट ऑफ कंप्लेंट से। अगर कोई रिप्लाई उससे रिसीव नहीं हुआ फ्रॉम द बैंक, तो नो रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम बैंक by the complainant, तो दिस पीरियड इज 13 मंथ्स। तो आंसर हमारा बनेगा 13 मंथ्स, क्योंकि 1 महीना दिया जाता है रिप्लाई देने के लिए और उसके बाद 1 साल दिया जाता है कंप्लेंट करने के लिए। सो 1 + 12, तो 13 मंथ्स का फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लेंट ये कंप्लेंट ओम्बड्समैन को किया जा सकता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट कैन बी मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इनमें किसके लिए कंप्लेंट किया जा सकता है?
गुड्स फॉर रीसेल के लिए, गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज के लिए, या सर्विसेज रेंडर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। तो इनमें से किसके लिए कंप्लेंट किया जा सकता है? सभी ऑप्शन को केयरफुली देख लें। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेल के लिए, जो रीसेल के लिए गुड्स बाय की जाती हैं उनके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स बाय की जाती हैं उनके लिए, सर्विस अगर रेंडर की गई हैं विदाउट टेकिंग एनी चार्ज, या सर्विस अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस की गई हैं। तो किन केसेस में ये कंप्लेंट हो सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63? तो किन केसेस में ये कंप्लेंट हो सकता है? फ्रेंड, इन केसेस के अंदर कंप्लेंट नहीं हो सकता, इनमें कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिसमें यह कंप्लेंट हो सके। फ्रेंड, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करें, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स में पूछे जाते क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, उसको हम कई बार ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, और इसीलिए उसको छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं हम। उसका पहला इम्पोर्टेंस है, इससे हमें पैटर्न पता चल जाता है, कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं, कौन से वो मॉड्यूल्स हैं जिसमें लगातार पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर्स। तो हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न को, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के समय हम अपना जो फोकस है उसको उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हमारा रिवीजन बेटर बन सकेगा। और तीसरा, इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होके आए तो फिर ये तो रेडीमेड आंसर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम क्विकली उन क्वेश्चन के आंसर देंगे और सही देंगे और ज़्यादा स्कोर ले सकेंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, इसीलिए इनको छोड़िएगा मत, ज़रूर आपको करना है। और ये अवेलेबल रहेंगे 7 to 10 days बिफोर डेट ऑफ योर एग्ज़ाम। और अवेलेबल कहाँ रहेंगे? ये इस ऐप के अंदर अवेलेबल रहेंगे, तो आप इनको यूज़ करिए और इनका बेनिफिट लेके अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मीन्स एन एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट हम किसको कहेंगे? सो इट इज एन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 फॉल्सली डिस्क्राइब्स सच प्रोडक्ट और सर्विस। उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को फॉल्स वे में डिस्क्राइब करता है। नंबर 2 गिव्स अ फॉल्स गारंटी, उसकी गारंटी वो फॉल्स वे में देता है। conveys an express or implied representation which would constitute an unfair trade practice। तो एक्सप्रेस करके या इम्प्लाइड वे में कोई रिप्रेजेंटेशन वो देता है, बताता है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लगती है। अनइंटेंशनली कंसीलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा लेता है अनइंटेंशनली। तो इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इनमें से किसको माना जाएगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? तो देखिए कौन सा आंसर लगता है क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। तो क्वेश्चन 54 के लिए हमारा आंसर बनता है 1, 2 and 3। सो जो 4 नंबर है यहाँ पे अनइंटेंशन की बजाय अगर डेलिबरेट कंसीलमेंट होता तो फिर वो भी इसके अंदर आ जाता, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर। तो यहाँ अनइंटेंशनल है, तो अगर ये डेलिबरेट होता है जानबूझ के, तो अनइंटेंशनल मीन्स बगैर ध्यान के, डेलिबरेट मीन्स जानबूझ करके। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर who causes a false or misleading advertisement is punished with how much fine? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बनाता है या कॉज करता है तो उसकी पनिशमेंट फाइन की फॉर्म में कितनी है? 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़
10 लाख रुपीस या 20 लाख रुपीस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। सो व्हाट इज द पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन? सो पनिशमेंट का अमाउंट है फाइन की फॉर्म में ₹10 लाख। व्हाट इज अमाउंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अमाउंट जुरिस्डिक्शन कितना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केस में? सो मैक्सिमम ये 50 लाख तक का है। KYC information should be uploaded on CKYCR portal। सो जो KYC इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं कस्टमर्स के साथ से उसको अपलोड करना होता है इस पोर्टल के ऊपर। टाइम पीरियड कितना है? फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, हमने बताना है ये टाइम पीरियड, अपलोड करने का टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 67। अपलोड करने का ये टाइम पीरियड है 10 डेज का, 10 दिन का टाइम पीरियड है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन डायरेक्ट अपोजिट पार्टी टू पे how much percent of value of defective goods sold or service provided to consumers if it is of the opinion that loss or injury has been suffered by large number of consumers who are not identifiable conveniently। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अपोजिट पार्टी यानी जो लायबल पार्टी बनती है उसको वो डायरेक्ट कर सकता है कि आप कम से कम इतना पैसा डिपॉजिट करवाइए, वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइड टू द कंज्यूमर्स। अगर उसको लगता है कि इसने लार्ज नंबर ऑफ कन्फ्यूजर को लॉस इनकर करवाया है या इंजरी कॉज की है और उन लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कन्वीनियंटली, तो हमने बताना है उस पेनल्टी का अमाउंट मिनिमम वो कितना है वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स का। तो आंसर यहां पे हमारा बनता है 25% कम से कम। फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ए पर्सनस एज शुड बी एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये एज कितनी होनी चाहिए फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर के लिए? So this age at least it should be 35 years. Under RTI Act, public authority means any authority or body or institution of self-government established by or under। जब हम RTI Act की बात करते हैं तो उसमें पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो पब्लिक अथॉरिटी इनमें से किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई हो तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। सो इस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, इस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और नोटिफिकेशन इशूड बाय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमने बताना है पब्लिक अथॉरिटी जो इस एक्ट में कवर होगी इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको? सो इसमें हमारे आंसर्स बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यस इट इज करेक्ट, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज करेक्ट, लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर दिस इज करेक्ट, नोटिफिकेशन इशूड बाय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो ये सही नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो आ जाएगी, नॉट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पे हमारा आंसर A, B एंड C ही बनेगा। अंडर RTI एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज टू अपॉइंट एन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट इट्स लोकेशन बेस्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और सब डिवीजन। सो RTI एक्ट के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटी हैं वो एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगी और ये किन जगह के ऊपर अपॉइंट करेगी? वो लोकेशंस जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट से ऊपर डिवीजन लोकेशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिवीजन लोकेशंस हैं। तो वो लोकेशंस कौन सी हैं जहाँ पे वो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी? फ्रेंड्स ये लोकेशन है सब डिवीजन की।
सो जितनी भी सब डिवीजन लोकेशंस हैं उनके ऊपर इनको अपॉइंट किया जाएगा। वेल फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स।